लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट सेकंड ऑफ वेक्टर। तो प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोग ने 20 क्वेश्चंस को कल किया था। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 21st। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग द वर्टिसेस a b c and d with the position vector a b c and d। 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, वर्टिसेस ए बी सी डी। रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया है। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है कि रेक्टेंगल कुछ ऐसे बनता है, ऐसी शेप होती है रेक्टेंगल की। यहां पे मैं कहता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जो ए के पोजीशन वेक्टर है वो है आपके -1, 1/2 एंड 4। बी के पोजीशन वेक्टर है 1, 1/2 एंड 4। सी के पोजीशन वेक्टर है बच्चों 1, -2 एंड 4। डी के पोजीशन वेक्टर -1, -1/2 एंड 4। ये पोजीशन वेक्टर है बेसिकली। आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हेलो, हाँ जी, हाँ बेटा बोलो। नहीं, लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास अटेंड करो, ठीक है। ये कुछ नहीं लेके जा सकते। हाँ अभी चल रही है, ठीक है। व्हाट्सअप देखो, लिंक मिलेगा वहाँ पे, ज्वाइन करो, ठीक। सॉरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ हो जाएगी इसकी ए बी और ब्रेथ हो जाएगी इसकी आपकी बी डी, ठीक है। या इसको बी डी कह दीजिए, इसको इनटू बी डी। या पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहें तो ए के वर्टिसेज एक बार फिर से देख लीजिए, -1 है, 1/2 4 है। बी के जो वर्टिसेज हैं वो है आपके 1, 1/2 4। सी का ये है और डी का ये है, ठीक है। आप चाहे तो इसको सी कह दीजिए और इसको कह दीजिए आप डी, ऐसे कर लीजिए। तो ये हो जाएगा जो ए बी एंड बी सी, ये आ जाएगा। तो आपको ए बी निकालना है और बी सी निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये दिए हुए ये, तो इनको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, -i -1/2 j प्लस के 4k। और बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को अगर मैं लिखूंगा तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इसको i + 1/2 j प्लस के 4k। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू -i -1/2 j प्लस के 4k। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी जो आपका बनेगा वो बन जाएगा आपका i -1/2 j प्लस के 4k, ठीक है। अब आपको निकालना है वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी बनेगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है आपका i + 1/2 j प्लस के 4k माइनस इधर बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये बन जाएगा आपका -i प्लस के 1/2 j प्लस के 4k। इधर आ जाएगा i, जो i वाले हैं उनको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इधर कुछ ऐसा बनेगा i + 1/2 j प्लस के 4k, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा प्लस के i माइनस के 1/2 j प्लस के 4k। i आपका एक ये i है और एक ये i है, तो ये हो जाएगा टोटल ऐड करके 2i। ये प्लस का 1/2 j है और ये माइनस का, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इधर देखिए ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पर
माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा 4k के साथ, तो आएगा माइनस के 4k, माइनस 4k और प्लस 4k एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका वेक्टर ए बी। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देख लेते हैं, बी सी कैसे निकलेगा। बी सी, तो बी सी निकलेगा आपका कुछ ऐसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये है आपका माइनस के आई माइनस के 1/2 जे प्लस के 4k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये वाला है, तो ये आ जाएगा आपका आई प्लस 1/2 जे प्लस के 4k। ये आ जाएगा आपका माइनस के आई माइनस के 1/2 जे प्लस के 4k माइनस के आई माइनस के 1/2 जे माइनस के 4k। कुछ कैंसिल अगर हो सकता है तो कैंसिल कर दीजिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका माइनस के आई माइनस के 1/2 जे, इतना बच जाएगा। और अच्छा इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा माइनस आई तो माइनस के 2i आएगा, ये आपका बी सी हम लोग निकाल रहे हैं, तो सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है आपका माइनस आई माइनस के 2j प्लस के 4k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये है आपका आई प्लस 1/2 जे प्लस के 4k माइनस के बच्चों एक क्वेश्चन में गलती ये हुई है कि ये जो सी के पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर, ये यहाँ पे 1 है, ये -1 नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 1। और अब ठीक है, अब ये यहाँ पे प्लस के आई हो जाएगा। अब देखिए माइनस आई और प्लस आई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या आपके पास में माइनस के 1/2 जे और माइनस के 1/2 जे, तो कुल मिलाकर के जो बी सी वेक्टर बचेगा वो आ जाएगा आपका -1/2 जे और -1/2 जे, इसको ऐड करूंगा तो माइनस के जे आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस के जे इज दी राइट। ए बी 2i आया है और बी सी आपका माइनस के जे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ, जो ए बी वैक्टर आया है वो आया है आपका 2i, और जो बी सी आया है बी सी वैक्टर वो आया है आपका माइनस के जे। तो हमको चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमको इनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 2। ऐसे ही वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा आपका -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा प्लस के 1। कहने का मतलब वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 और वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे हम लोग। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू mod of vector AB into vector BC is equal to 2 into 1, that is 2 square unit, 2 square units। ठीक है, दिस इज द आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर और बी गिवन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वी हैव हमारे पास में क्या है, एक वेक्टर है ए, तो वेक्टर ए इक्वल टू है बच्चों 2i माइनस के 3j प्लस के 4k। वेक्टर बी है हमारे पास में, वेक्टर बी है आपका 7i
माइनस के 5j प्लस के 4k। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का फार्मूला लिख लीजिए। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होता है, लिखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू both of the vectors is equal to, बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है डिवाइडेड बाई मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा आई जे और के। वेक्टर ए में आई जे के कोफिशिएंट को लिखूंगा मैं लिखूंगा 2 -3 और 1। देन वेक्टर बी में जो आई जे के जो कोफिशिएंट है उसको लिखूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 -5 प्लस के 1 इज इक्वल टू आई ये आपका -3 प्लस के 5 माइनस के जे, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस के 7 प्लस के ये आ जाएगा बच्चों आपका माइनस के 10 प्लस के 21। इधर आ जाएगा 2i, इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के 5j और इधर आ जाएगा बच्चों आपका ये क्या है प्लस के 11k आएगा 11k। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ये आया है 2i प्लस के 5j प्लस के 11k। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। और यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस हमको चाहिए, तो ये आ जाएगा i के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 11 का स्क्वायर आएगा बच्चों आपका 121। इनको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 150 और 150 को मैं लिख सकता हूँ 25 × 6 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5√6। तो कहने का मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो a क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मॉडुलस आया है वो आया है 5√6। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए आप लोग बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है आपका 2i प्लस के 5j प्लस के 11k डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा बच्चों 5√6। अगर आप चाहते हो यहीं पे इसको छोड़ना तो ये आंसर भी ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसको अलग अलग मैं ब्रेक कर लूँ तो आप इसको अलग अलग ब्रेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। कह रहा है कि वेक्टर ए बी आर द पोजीशन वेक्टर if vector a vector b are the position vector of points this one, then find the value of m for which vector a and vector b are collinear। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में जो भी लिखा रहता है, जो थ्योरी लिखी रहती है उसका अपने आप में कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। तो जो भी क्वेश्चन में लिखा गया है पहले तो हम उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग वी हैव, क्या क्या है आपके पास में, एक वेक्टर ए है आपके पास में वेक्टर ए, उसके पोजीशन वेक्टर क्या है ये 1 -1, तो मतलब 1 का मतलब i और j का मतलब -1 का मतलब माइनस के j। और वेक्टर b का मतलब क्या, वेक्टर b का मतलब क्या है माइनस के 2i और प्लस के mj।
ये दो वेक्टर मेरे पास में आ गया। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए एंड बी आर कोलिनियर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर देयरफॉर देखिए, अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कोलिनियर है तो ये पक्का है कि जो वेक्टर ए होगा वो लेमडा मल्टीपल होगा वेक्टर बी का। ठीक है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लेमडा मल्टीपल होता है, लेमडा मल्टीपल का मतलब है कि कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, जैसे 2 मल्टीपल हो गया या 3 मल्टीपल हो गया या 4 मल्टीपल हो गया या -2 मल्टीपल हुआ या -3 मल्टीपल हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपके कोलिनियर है। तो यहाँ पे वेक्टर ए को लिखेंगे, वेक्टर ए है आपका i माइनस जे, इधर आ जाएगा लेमडा, वेक्टर बी है आपका -2i प्लस के mj, ये है i माइनस जे इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 लेमडा i प्लस के m लेमडा j, इस लेमडा का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ i और j के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करता हूं, लिखेंगे हम लोग ऑन कंपेयरिंग the coefficient of i and j we get, क्या मिल जाएगा आपको, देखिए i का कोफिशिएंट इधर है आपका -2 लेमडा और इधर की तरफ है बच्चों आपका 1, तो लेमडा इज इक्वल टू आ गया -1/2, एक तो ये आ गया। दूसरा, j का कोफिशिएंट इधर है आपका m इंटू लेमडा और इधर है बच्चों j का कोफिशिएंट -1, तो हमको चाहिए m की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका, या इसको अच्छा लेमडा की वैल्यू रख दीजिए, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -1/2 इज इक्वल टू -1। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास में आ जाएगा m, ये -m है क्योंकि माइनस का मल्टीपल है, तो इधर आ जाएगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और यही बच्चों हमारा आंसर होगा। दिस वन इज द आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज आप एक बार इसको प्लेबैक करके देख लीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट, ये कंडीशन दी हुई है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो 0 के बराबर है, देन सो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये आप लोग को प्रूव करना है। तो कर लेते हैं। देखिए कंडीशन दी हुई है हमको कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपका 0 के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे कि वी हैव वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अब दोनों तरफ देखिए इसमें क्रॉस की बात हो रही है, ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस सी है, सी क्रॉस ए है, तो मैं क्या करता हूं दोनों तरफ ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं लिखूंगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस 0। अब मैं इसका जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 0। अब आपको मैंने बताया था कि i डॉट आई आपका 0 होता है, यहीं पे अगर मैं i क्रॉस i की बात करूं, सॉरी ये 0 नहीं होता, ये 1 होता है, i डॉट आई 1 होता है, और i डॉट आई क्रॉस i करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a ये आपका 0 आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों 0 प्लस इधर आ जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे मैं ए क्रॉस, देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर को वेक्टर की प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ऐसे ही मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को लिख सकता हूँ माइनस वेक्टर सी क्रॉस ए। तो ये आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने केवल इसकी पोजीशन चेंज की है, सी को पहले लिखा है और इसको बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये माइनस है, इसको मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो बच्चों ये हो गई। ठीक है, अब फिर से करते हैं। एक बार तो मैंने इस वाली इक्वेशन में, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में मैंने एक बार तो मैंने वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इस बार मैं वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये क्रॉस करेंगे। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस 0। वेक्टर बी का इस ब्रैकेट के अंदर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने कहा था आपसे कि आई क्रॉस आई आपका 0 होगा, ऐसे ही ए क्रॉस ए 0 होगा, और सिमिलरली वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी भी आपका 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये जो क्वांटिटी है ये वाला पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। तो आगे मैं लिखूंगा इसको वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस ये तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा बच्चों वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब इस पोर्शन को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड से क्या होगा, देखिए ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के भी बराबर है और ए क्रॉस बी क्रॉस सी के भी बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। इतना मैं लिख सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 1/2 वेक्टर बी, फाइंड द एंगल विच मेक्स विथ सी। सॉल्यूशन लिखिए वी हैव वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 1/2 वेक्टर बी। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाया था, स्केलर या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर 3 वेक्टर है, मतलब कुछ अगर ऐसा है कि वैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो वो होता है कुछ ऐसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सी, ये होता है फार्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इसी के साथ में लगेगा वेक्टर बी, फिर लगेगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इधर आ जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 वेक्टर बी। ठीक है, इतना ये हमारे पास में
आ जाएगा। और दोनों तरफ अगर कंपेयर करें, दोनों तरफ अगर कोफिशिएंट का अगर कंपैरिजन करते हैं तो इसको मैं इधर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0 इंटू वैक्टर सी। तो अगर मैं दोनों तरफ कंपेयर करता हूँ वेक्टर बी के कोफिशिएंट का वेक्टर सी के कोफिशिएंट का, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कि वेक्टर ए डॉट, या इसको लिख लीजिए ऑन कंपेयरिंग, आप लोग को भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा सब, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी वी गेट, क्या मिलेगा आपको, एक तरफ तो वेक्टर बी का कोफिशिएंट है ये, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और दूसरी तरफ है 1/2। इधर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस में है, और इधर आ जाएगा आपका, ये भी चलिए माइनस में भी मैं इसको लिख सकता हूँ, तो इधर माइनस में 0, तो हाँ कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये आ जाएगा केवल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो चीज़ें आ गई। अब अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ भी आप लोग चेंज कर लीजिए, इसको बी एंड सी कर लीजिए बेटा, सी एंड बी कर लीजिए, क्योंकि दोनों के साथ एंगल पूछा था। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट में आपको बताया गया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू में कॉस थीटा। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का मोड वेक्टर सी का मोड, और ये हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से मुझे केवल कॉस थीटा चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर सी, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से हमको थीटा निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा आपका 1/2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ सी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप देखें ध्यान से, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, सॉरी दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर आपका 0 है, तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। कहने का मतलब ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेक्टर ए हैंस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों में आपका पता चल गया है कि ए और सी के बीच में एंगल क्या है, ए और बी के बीच में एंगल क्या है। तो ये आंसर है, ए और सी के बीच में एंगल है ये वाला, और ए और बी के बीच में एंगल है ये वाला। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, देखते हैं इसको भी क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। कह रहे हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि वेक्टर ए का मॉडुलस जो है वो 1 है, वेक्टर बी का भी मॉडुलस आपका 1 है, और वेक्टर सी का भी मॉडुलस आपका 1 है। ठीक है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो तीनों यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब तो ये है कि तीनों का मॉडुलस 1 के बराबर है। एक कंडीशन और दी हुई है, कंडीशन है आपकी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपका 0 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मोड ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी प्लस मोड ऑफ वेक्टर सी। मोड मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो दिया गया है ये भी मोड में ही दिया हुआ है, मॉडुलस दिया हुआ है। ठीक है, 0 का तो मोड लो चाहे ना लो, 0 तो इतना ही रहेगा। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ ए मोड प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ भी 0 रहेगा। अब आपको
मैंने बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ स्क्वायर, इतना मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर को भी मैं, सॉरी बी नहीं होगा ए होगा, इसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर को मैं इतना लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका जो डॉट होगा 2 बार कर देता हूं, ये इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट को ले लीजिए आप। पहले तो ए का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ में, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब बी का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा इस पूरे के साथ में, तो हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करूंगा पहले, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी होगा, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी होगा। अब सी का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा पूरे के साथ में, तो ये हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये है आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और देखिए मुझे यहाँ पर वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए चाहिए, तो मैं इसको भी इतना लिख लूँगा सी डॉट वेक्टर ए, और इसको भी मैं क्या लिखूँगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसको भी मैं लिख सकता हूँ बच्चों बी डॉट वेक्टर सी प्लस मोड ऑफ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को मैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकता हूँ, ऐसे ही वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी को मैं वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी लिख सकता हूँ, ऐसे ही वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए को मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सब कुछ लिख लिया, सब कुछ ठीक है। मॉड ऑफ ए की वैल्यू है आपकी 1, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 ही आएगा। ए डॉट बी और ए डॉट बी ये हो गया आपका 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ऐसे ही बी सी और बी सी ऐड करके हो जाएगा 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ऐसे ही सी ए और सी ए हो गया, तो हो गया 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं अभी भी 0 नहीं है, अभी भी कुछ रह गया है। मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर 1 लिख लिया, मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर 1, और ये भी आपका 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये आएगा 0 के बराबर। 1 1 ये है, ये और ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3, तो 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इतना बचेगा, ये आ गया आपका 0 के बराबर। इस 3 को मैं उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3, और ये आ जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3/2। ये इसका आंसर है बच्चों। चलिए एक बार और बताते हैं, इसी को समझा देते हैं एक बार और, इसको समझने की कोशिश करिए बेटा एक बार। देखिए ये दिया हुआ है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये यूनिट वेक्टर हैं, तो अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मॉडुलस 1 के बराबर होगा। तो मैंने भी लिखा मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 1, मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है ये, ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है। मैंने दोनों तरफ मोड़ लिया तो ये हो गया। अब मैं इसका स्क्वायर भी कर सकता हूं, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर करता हूं तो मैं उसको ए डॉट ए लिख सकता हूं,
ऐसे ही जब मैंने मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किया तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर मैंने सबसे पहले ए का डॉट प्रोडक्ट लिया इसके साथ में, तो ए डॉट ए हो जाएगा, ए डॉट बी होगा, फिर ए डॉट सी होगा। फिर बी का मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर बी का बी के साथ और बी का सी के साथ। ऐसे ही सी का डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने इस पूरे के साथ में, तो सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ए डॉट ए को मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए डॉट बी हो गया। अच्छा, ए डॉट सी को मैं लिख सकता हूँ सी डॉट ए, क्योंकि मुझे आंसर में सी डॉट ए चाहिए यहाँ पे। फिर आपका आता है ए डॉट बी। अच्छा, बी डॉट ए को भी मैंने ए डॉट बी लिख लिया, मैं लिख सकता हूँ बी डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही बी डॉट सी, सी डॉट ए, बी डॉट सी, मतलब सी डॉट बी को मैं बी डॉट सी लिख सकता हूँ। सी डॉट सी को मैं मोड ऑफ सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सबकी वैल्यू दी हुई है, सबको ऐड कर दीजिए। जैसे मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर आपका 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। ऐसे ही मोड ऑफ बी स्क्वायर आपका 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। ऐसे ही मोड ऑफ सी स्क्वायर आपका 1 है तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। अब आगे देखिए, ए डॉट बी यहाँ भी है, ए डॉट बी यहाँ भी है, तो ये टोटल मिलाकर के हो जाएगा 2 ए डॉट बी। और ये बच्चों आपका बी डॉट सी और बी डॉट सी दोनों को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 2 बी डॉट सी। अब यहाँ पे सी डॉट ए और सी डॉट ए दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 2 सी डॉट ए। अब इन तीनों में से 2 आ जाएगा कॉमन, तो मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया। एक 1 ये है, एक 1 ये है और एक 1 ये है, तीनों को मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 3। इस 3 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये प्लस था तो ये माइनस के 3 हो गया, ठीक है। अब मुझे केवल ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए चाहिए, तो ये जो 2 है इस 2 को मैंने इधर डिवाइड में ले आया, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास में जो आंसर आया वो आया है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस के 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि a प्लस बी है, फिर b प्लस सी है, c प्लस ए है, ठीक है। आपको मैं एक ये बता देता हूं कि अगर एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर इफ कुछ ऐसा होता है a b c ऐसा अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि a वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे a की जगह तो लिखा है a प्लस बी, b की जगह लिखा है b प्लस सी और c की जगह लिखा हुआ c प्लस ए। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये आपका a प्लस बी, b प्लस सी और ये c प्लस ए, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको कुछ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी, a प्लस बी डॉट अंदर आ जाएगा b प्लस सी क्रॉस c प्लस ए। इतना मैं इसको लिख सकता हूं। अब अंदर वाले ब्रैकेट में जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका क्रॉस डॉट अंदर, सबसे पहले b का क्रॉस करूंगा मैं c प्लस ए के साथ, तो ये आ जाएगा बच्चों b क्रॉस c प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर ए। अब मैं c का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा अंदर, c क्रॉस c प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर, ये आ जाएगा। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि a डॉट ए अगर मैं करता हूं तो ये तो आता है आपका 1 के बराबर। अगर मैं c क्रॉस c करता हूं तो ये आता है 0 के बराबर। और ये एक चीज़ याद रखना, इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है।
लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकली 1 के बराबर होती है। तो C क्रॉस C ये आपका आ जाएगा बच्चों 0 के बराबर। तो इसको मैं लिखूंगा कुछ ऐसे कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B और डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस ये तो आ जाएगा आपका 0 और इधर आ जाएगा बच्चों वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। ठीक है, इतना आपके पास में आ जाएगा। यहाँ से आगे करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं सबका। पहले A का डॉट प्रोडक्ट लूँगा मैं सबके साथ में, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। ठीक है, फिर प्लस, फिर इसी वेक्टर A का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ मैं वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A के साथ में, फिर प्लस इधर मैं वेक्टर A का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A के साथ में, ये हो गया। देन अब मैं B का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ इसके साथ में, तो ये हो जाएगा प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। फिर यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। अब आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ A B और C। इसको मैं लिख सकता हूँ A B A, मतलब A B, यहाँ भी वेक्टर लिख लीजिए A B A। इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस वेक्टर A C A प्लस वेक्टर B और C। इसको मैं इतना लिख सकता हूँ। कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? जी नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो B B C लिख लिया। फिर यहाँ पर ये आ जाएगा आपका B B A, इतना हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया B B C, ये B B A हो गया, और ये हो गया आपका B C A प्लस वेक्टर B C और A। ये इतना आ गया बेटा। अगर वेक्टर रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे वैल्यू होती है 0। जैसे यहाँ पे कहीं पे नोट कर लीजिए आप लोग A B A, वेक्टर A B वेक्टर A और वेक्टर B B A B B C, इसकी वैल्यू दोनों की 0 के बराबर होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो इसकी 0 हो जाएगी, इसको मैं लिखूंगा आपका A वेक्टर B वेक्टर C, ये हो जाएगा आपका 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा, B B C ये भी आपका 0 हो जाएगा, B B A ये भी बच्चों 0। लास्ट में बचेगा आपका वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर A। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और इतना लिखेंगे हम लोग वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C। अच्छा, इसको भी मैं लिख सकता हूँ वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C, इतना मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 2 वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C। ठीक है, और यही हम लोग को प्रूव करना था। इसको नोट कर लिए बच्चों आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C आर यूनिट वेक्टर such that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0, then prove that vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A plus 3/2 is equal to 0। यही सेम क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे कराया था, यही सेम क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है ये वाला क्वेश्चन नंबर 26, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा 28, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में केवल वेक्टर A डॉट वेक्टर B
प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू पूछी थी कि क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये 3/2 प्रूव करना, प्लस 3/2 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। उसमें जो हमारा आंसर आया था वो आया था -3/2, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो 28 नंबर आप लोग को ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एग्जामिन द लीनियर डिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर x1 ये है, x2 ये है और x3 ये है। इफ डिपेंडेंट देन रिलेशन बिटवीन देम, इन सब के बीच में रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। सबसे पहले x1 जो है, x1 को मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू आई माइनस के 4 इंटू जे प्लस के k। यहाँ से क्योंकि x1 किसके बराबर है, x1 है आपका 0 माइनस 4 1, और इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो मैंने लिखा हुआ ये। ऐसे ही x2 जो दिया हुआ है वो है आपका 2 2 माइनस के 3, तो इसको मैं लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में x2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों 2i प्लस के 2j माइनस के 3k। अच्छा x3 आपका दिया हुआ है 0 माइनस के 4 1, ये दिया हुआ है, तो x3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 इंटू आई माइनस के 4j प्लस के k। ये आ गया, ये वेक्टर फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। तो एक चीज़ दी हुई है कि डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि if x1 x2 and x3 are linearly dependent then x1 is equal to lambda x2 प्लस, इसको लेमडा 1 लेमडा 2 कर लीजिए या लेमडा म्यू कर लीजिए, लेमडा म्यू ज़्यादा आपकी बुक में लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। ये एक रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर x1 x2 और x3 की वैल्यू को रख, वो वेक्टर को रख दीजिए। x1 वेक्टर है आपका 0 इंटू 0 डॉट आई माइनस 4j प्लस के इज इक्वल टू लेमडा। x2 आपका है 2i प्लस के 2j माइनस के 3k प्लस म्यू। x3 है आपका 0i माइनस के 4j प्लस के k, इतना है। लेमडा का और म्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 0i माइनस के 4j प्लस के k। लेमडा और म्यू का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, पहले लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा i प्लस 2 लेमडा j माइनस के 3 लेमडा k प्लस 0 इंटू म्यू आई माइनस के 4 म्यू j प्लस के म्यू k, इतना आ जाएगा। इधर आएगा आपका म्यू आई माइनस के 4j प्लस के k। इधर जो i का कोफिशिएंट है उसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस, ये तो बेटा 0 ही है तो प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं, तो 2 लेमडा वो आ जाएगा i। फिर j का देख लेते हैं, j का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2 लेमडा और j का कोफिशिएंट यहाँ पे है माइनस के 4 म्यू, माइनस के 4 म्यू, ये आ गया आपका j। ऐसे ही k का है तो k का प्लस इधर है माइनस के 3 लेमडा और इधर है प्लस के म्यू और ये आ जाएगा k। अब दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। i का कोफिशिएंट इधर है बच्चों 2 लेमडा और दूसरी तरफ इधर है आपका 0, तो ये हो गया 0 के बराबर। इधर है आपका 2 लेमडा माइनस 4 म्यू और इधर है माइनस के 4, इधर है माइनस के 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 बराबर, ठीक है। यहाँ पे है k का कोफिशिएंट 1 और इधर है आपका माइनस के 3 लेमडा प्लस के म्यू, ये 1 के बराबर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई आपकी 0, ये आपकी 0 आ गई। यहाँ लेमडा की वैल्यू रखूंगा मैं 0 माइनस के 4 म्यू इज इक्वल टू माइनस के 4, इधर माइनस के 4 म्यू इज इक्वल टू माइनस के 4, माइनस के 4 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू आ जाए, सॉरी म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दो वैल्यू हम लोग को मिली। एक तो मिली है लेमडा इज इक्वल टू 0,
और एक मिल गई म्यू इज इक्वल टू 1। ये दोनों वैल्यू को उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 में जैसे मैं इसको रखूँगा तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 0 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3। ठीक है, अब तो ये रिलेशन बनेगा x1, x2 और x3 के बीच में। बस यही इसका आंसर है। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में जिनको प्रूव करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आप लोग को ध्यान रखनी है कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसको एक तो ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में उसको समझना है। यहाँ पे कह रहा है कि हाइपोटेन्यूस है जो राइट एंगल ट्राइंगल का, तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। तो ये बना लिया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, ये बना लिया, ये बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया मैंने, ये ए बी और सी। ठीक है, वो कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो बेटा बीसी होगा, हाइपोटेनस तो इसका जो मिड पॉइंट है ना, इसका मिड पॉइंट, इसका जो हाइपोटेनस है बीसी और इसका जो मिड पॉइंट है वो ए से भी उसी डिस्टेंस पे होगा और बी से भी और सी से भी। तो इसको मैंने कह दिया पॉइंट डी, डी कह दिया। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का बी और सी का सी। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया। तो जो डी का पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बन जाएगा बी बी प्लस सी बाई 2, बी प्लस सी बाई 2, ये बन जाएगा। ठीक है, इसी को आगे लेकर के चलते हैं। तो इसकी हमको कुछ थ्योरी लिखनी होती है, उसको मैं आप लोग को लिख करके बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बिटवीन, या सॉरी, राइट एंगल ट्राइंगल एट ए। इसका जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो हमने क्या, इसका जो राइट एंगल है वो क्या है, ए एंगल है। ठीक है, फिर लिखिए लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड सी आर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये भी बेटा ये आपका सी है, ये भी वेक्टर सी है, आर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी रेस्पेक्टिवली। ये इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर लिखिए देन पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, डी क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट है। ठीक है, डी मतलब मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज क्या बन जाएगा, वो है आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइड बाई 2। अब देखिए हम लोग ने जितना भी फिगर में बनाया था, जो फिगर हमने बनाया था पहले हमने उसको लिखा, फिर फिगर में जो हम लोग ने पोजीशन वेक्टर लिया हमने वो लिखा, हमने कुछ भी अलग से नहीं किया। ठीक है, अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो ए बी है ना, ये ए सी के, ए बी जो है ए सी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है, मतलब वेक्टर ए बी जो है वेक्टर ए सी के परपेंडिकुलर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है, ए बी क्या हुआ, वेक्टर बी, और ए सी क्या हुआ, ये आपका सी हुआ। इनका जो अगर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर बी और सी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी आपके क्या हुए, ये आपके हो गए 0 के बराबर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है। अब मुझे निकालना है कि वेक्टर ए डी
वेक्टर AD का स्क्वायर। वेक्टर AD के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं AD डॉट AD, इतना मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, यहां से AD किसके बराबर होगा, AD है आपका BC बाई B प्लस C बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2, और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसका वेक्टर B प्लस वेक्टर C डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, तो इसको तो कर लीजिए बाहर। ये हो जाएगा वेक्टर B प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4, अंदर आ जाएगा दोनों का स्क्वायर ही इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर B का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी ना लिखो आप लोग, इसको ऐसे कर लीजिए वेक्टर B डॉट वेक्टर B वेक्टर B डॉट वेक्टर C प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर C। ठीक है, सबसे पहले मैंने B का डॉट प्रोडक्ट लिया B प्लस C के साथ, और फिर C का डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने B प्लस C के साथ, तो ये आ जाएगा 1/4। वेक्टर B डॉट वेक्टर B को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ वेक्टर B का होल स्क्वायर। ऐसे ही मैं इसको भी लिख सकता हूँ, तो मॉड ऑफ वेक्टर C का होल स्क्वायर। ये C डॉट B को मैं B डॉट C लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर B डॉट वेक्टर C, इतना मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ से मैंने देखा कि वेक्टर B डॉट C जो है वो आपका 0 है, तो ये हो जाएगा 1/4 वेक्टर B का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर C का होल स्क्वायर प्लस 0, ये आ जाएगा आपका 0 के बराबर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/4, और ये था आपका मॉड ऑफ B का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C का होल स्क्वायर, इतना था। अब यहाँ से ये आपका चल रहा था AD का होल स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर चल रहा था, तो ये हो जाएगा AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से आगे देखिए B वेक्टर जो है मैं उसको लिख सकता हूँ AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ C को AC का होल स्क्वायर, ऐसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया। अब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, आप फिगर में देखिए AB स्क्वायर और AC स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल में किसके बराबर होगा, वो होगा आपका BC के स्क्वायर के बराबर। राइट एंगल में किसके बराबर हो जाएगा, BC के स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 BC का स्क्वायर, ये आ जाएगा AD का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूं, तो AD जो है आपका वो आ जाएगा 1/2 BC, ये इसके बराबर आ जाएगा। और क्योंकि D जो है मिड पॉइंट है BC का, आप अगर फिगर में देखो ये जो D है, ये D ये BC का मिड पॉइंट है, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि जो BC है ये आपका, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि जो CD ये आपका जो BD है, BD ये किसके बराबर है, ये आपका DC के बराबर है। ठीक है, और इसको भी मैं लिख सकता हूं कि जो फिगर से जो BC है, सॉरी जो आपका BD है वो DA के बराबर है, DA के बराबर, सॉरी DC के बराबर है, सॉरी ये DC के बराबर है, और ये हो जाएगा BC डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो सारे के सारे जितने मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड देखो या राइट हैंड साइड देखो, अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, कहने का मतलब ये जो मिड पॉइंट है आपका D, इसकी डिस्टेंस A से भी, B से भी और C से भी बिल्कुल बराबर होगी, वही हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टाइप का था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हैंस प्रूव, हैंस
रो। ठीक है, आई होप कि ये भी आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन प्रूव बाय वेक्टर मेथड इट इज ए रेक्टेंगल। यस, रेक्टेंगल है। तो एक पैरेललोग्राम ले लेता हूं बेटा मैं। एक पैरेललोग्राम मैंने ले लिया कुछ ऐसा। ये पैरेललोग्राम भी एक रेक्टेंगल होता है, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। एक पैरेललोग्राम लिया मैंने अभी ए बी सी और डी। ठीक है, ये इसके ये हो गए डायगोनल्स हो गए, ये इसका डायगोनल हो गया। ठीक है, दो डायगोनल होते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में अगर आप देखो ध्यान से, ए बी इज इक्वल टू डी सी के बराबर होगा, डी सी के बराबर होगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में जो एडिशन होता है, ये जो ए सी होगा, ए सी, ये ए सी, ये इन दो भुजाओं के बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो ए सी है ये आपका ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ये आपका जो बी डी है, ये जो आपका बी डी है, ये कुछ इस तरीके से होगा कि बी डी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो सी डी है, ये जो सी डी है ये आपका इसी, ये जो आपकी ए बी है इसी के बराबर है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में है। तो मैं सी डी को, देखिए सी डी आपका किसके बराबर है, ये आपका बी ए के बराबर है, बी ए के बराबर है। लेकिन इसी को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि सी डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। ठीक है, मैंने डायरेक्शन को चेंज किया इसीलिए साइन चेंज हो गया। तो बी डी इज को मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे कि बी सी माइनस ए बी। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब आप एक चीज़ और देखिए कि ये जो डायगोनल है हमारा ए सी, इस ए सी के होल स्क्वायर को मैं कुछ ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि ए सी डॉट ए सी। बात समझने की कोशिश करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ये जो डायगोनल है ए सी, इस ए सी के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए सी डॉट ए सी। तो ए सी किसके बराबर है, इसके बराबर है ए सी। तो मैं इसको लिखूंगा ए बी प्लस बी सी, दूसरा डॉट, फिर मैं ए सी है तो फिर मैं लिखूंगा ए बी प्लस बी सी, ये मैंने लिख दिया इसको। अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ये हो जाएगा ए बी डॉट ए बी प्लस ए बी डॉट बी सी प्लस बी सी डॉट ए बी प्लस बी सी डॉट बी सी। मैंने ए बी का डॉट प्रोडक्ट लिया इसके साथ, फिर बी सी का डॉट प्रोडक्ट लिया इसी के साथ। तो ए बी डॉट ए बी ये आ जाएगा आपका ए बी के मोड का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर बी सी, तो वेक्टर बी सी के मोड का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया बच्चों आपका ए सी के मोड का स्क्वायर। इसको कह दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर एक चीज और आप लोग को देखना पड़ेगा कि एक डायगोनल मैंने ले लिया ए सी, एक दूसरा डायगोनल भी मैं ले लेता हूं, कौन सा, बी डी। ये आपका यहाँ पे बी डी डायगोनल, तो बी डी के होल स्क्वायर को भी मैं लिख सकता हूं
कुछ ऐसा कि बी डी डॉट बी डी। देखिए थोड़ा सा आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी मैंने केवल और केवल दोनों डायगोनल की वैल्यू में इसको लिख रहा हूँ। बी डी आ जाएगा आपका बी सी माइनस ए बी के बराबर, और फिर डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ बी सी माइनस ए बी। डॉट प्रोडक्ट लूँगा बी सी का, तो ये हो जाएगा बी सी डॉट बी सी माइनस बी सी डॉट ए बी माइनस ए बी डॉट बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी डॉट ए बी। ये हो जाएगा आपका बी सी का होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपका प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ये बी सी डॉट ए बी डॉट बी सी, ये आ जाएगा माइनस टू ए बी डॉट बी सी, ये इतना आ जाएगा, और ये आ जाएगा बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमेशा ये होता है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी का मोड इज इक्वल टू बी डी का मोड, ये दोनों बराबर हुए, और दोनों का स्क्वायर, दोनों बराबर है तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा, तो ए सी का होल स्क्वायर भी ये बराबर आ जाएगा, ये बी डी का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर आप देखो, तो जो ए सी है वो है आपका ए बी के मोड का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी डॉट बी सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी आपका है ये आपका बी सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी डॉट बी सी प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी के होल स्क्वायर से ए बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा आपका टू ए बी डॉट बी सी इज इक्वल टू माइनस टू ए बी डॉट बी सी, इतना बचेगा। इस माइनस को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये आ जाएगा बच्चों, और टू ए बी डॉट बी सी प्लस टू ए बी डॉट बी सी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका टू ये हुआ तो ये हो गया 4 ए बी डॉट बी सी इज इक्वल टू 0। और फाइनली मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए बी डॉट बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि अगर मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया कुछ ऐसा, और यहाँ पे मैंने लिखा कि ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। अगर ए बी बी सी पर परपेंडिकुलर पड़ता है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हुआ, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है उसकी सारी भुजाएं 90 डिग्री पर इंक्लाइंड करती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसलिए मैं लिखूंगा सो द पैरेललोग्राम is a rectangle।
ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इसको समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से समझिए, एक पैरेललोग्राम दिया था ए बी सी और डी। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इसके डायगोनल को निकाला, पहले ए सी को निकाला और फिर बी डी को निकाला। ए बी और बी डी को, ए सी और बी डी को निकालने के बाद में हमको ये पता है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, तो हमने उनको इक्वल कर दिया। फिर दोनों का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद में हमने उनको जो भी कॉमन टर्म थी उनको कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद में फाइनली मेरे पास में आया वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए बी और बी सी ये एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे इंक्लाइन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि उसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो इसीलिए ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हुआ। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव बाय द वेक्टर मेथड्स, प्रूव बाय द वेक्टर मेथड दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। एक रोम्बस बना लेते हैं, एक रोम्बस बनाएंगे। रोम्बस की सारी भुजाएं समान होती हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं, लेकिन वो 90 डिग्री पर नहीं होती है। स्क्वायर में और रोम्बस में अंतर यही रहता है कि स्क्वायर में 90 डिग्री पर लाइनें रहती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी लाइनें तो 90 डिग्री पर करेगी। रोम्बस में सारी साइड बराबर होती है लेकिन 90 डिग्री पर इंक्लाइन नहीं होती है। तो बना लेते हैं एक आपका रोम्बस, ये हो गया, ये ठीक है, इसको बना लेते हैं। ये आपका हो गया ए, ये बी, ये सी। ओरिजिन में यहाँ से कर देता हूँ इसका ओरिजिन, इसका डायगोनल हो जाएगा ये, और ये इसका डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। हाँ ठीक है, तो जो जो बनाया वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे लेट ओ ए बी, या ओ ए सी करिए इसका, सी बी, बी ए रोम्बस, रोम्बस। ठीक है, लेट ओ बी ए ओरिजिन, ओ बी ए ओरिजिन। ठीक है, और वेक्टर ए और बी, ये जो वर्टिसेस दी हैं ए और बी, इनके पोजीशन वेक्टर को मैं मान लेता हूँ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पे लिख लीजिए उसको भी, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सॉरी बी, ये स्मॉल बी, मतलब इसको मैं कहूँगा वेक्टर ए, इसको मैं कहूँगा वेक्टर बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ओ ए है, जो ओ ए है वो तो है वेक्टर ए, और जो ओ बी है ये है आपका वेक्टर बी। ठीक है, अब वेक्टर मेथड से अगर आप देखो ध्यान से, ये जो ओ सी है ना, ओ सी, ये ओ सी, ये ओ सी वेक्टर ये किसके बराबर होगा, ये होगा ओ ए प्लस ए सी के बराबर। तो मैं इसको लिखूंगा ओ ए प्लस ए सी के बराबर। ठीक है, क्लियर हुआ। और ए सी, ए और सी मतलब ए से लेके सी तक ये किसके बराबर है, ओ बी के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, तो ओ ए है आपका वेक्टर ए के बराबर, ओ बी है आपका वेक्टर बी के बराबर। तो बच्चों ये हो गया आपका ओ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया है। ठीक है, तो अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं, यहाँ की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो
मिड पॉइंट के जो ए बी के जो पोजीशन वेक्टर बनेंगे वो बन जाएंगे आपके a प्लस बी बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाई 2। ये तो बन गए आपके ए बी के। ठीक है, अब OC के देख लेते हैं, क्योंकि दो वेक्टर हैं, सो दो डायगोनल हैं, एक तो है आपका AB है ये, और एक है आपका OC। तो अब OC के भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ OC। तो ये भी आपके क्या बनेंगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर b बाई 2 बनेंगे। ये इतने आ गए। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि दोनों के, ये भी मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ऑफ OC, दोनों के बाइसेक्टर ये जो हैं, ये आपके जो पोजीशन वेक्टर हैं दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों को बाइसेक्ट तो कर रहे हैं। अब देखते हैं ज़रा कि बाइसेक्ट करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पोजीशन वेक्टर जो हैं एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, OC और AB जो डायगोनल है इनका मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, OC किसके बराबर है, OC किसके बराबर आया था, वेक्टर A प्लस वेक्टर B के। तो ये हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B के बराबर आ गया। और फिर क्या है, AB किसके बराबर होगा, AB मतलब ये A और B, ये हो जाएगा बच्चों A, तो ये हो गया A, और ये इधर की तरफ आएंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस के B, ये इसके बराबर आ गया। तो ये आ जाएगा आपका A के साथ में प्रोडक्ट लेंगे तो मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर B का करेंगे तो माइनस के मॉड ऑफ B का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब B किसके बराबर है, B है आपका OB के बराबर, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर माइनस, और ये जो है आपका B, सॉरी ये आपका जो है A, ये है आपका OA के स्क्वायर के बराबर, माइनस B है आपका OB स्क्वायर के बराबर, OB स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, या फिर कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गई है, एक मिनट रुकिए, कुछ गलती ये हुई है कि ये A माइनस बी तो हो ही नहीं सकता, ये आपका आएगा B माइनस A। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए आप लोग, वेक्टर B माइनस वेक्टर A। तो ये फाइनली आ जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर B का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर। तो B बराबर है OB के, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर, और ये है आपका OA स्क्वायर। ठीक है, तो OB स्क्वायर OB स्क्वायर मतलब OB स्क्वायर और OA स्क्वायर, तो ये तो बेटा चारों साइड इसमें बराबर होती हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ऑल दी साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, तो यहाँ पे लिख लीजिए साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो OB मतलब ये वाली साइड और OA ये साइड दोनों बराबर होगी, तो ये आ जाएगा 0। कहने का मतलब OC का डॉट प्रोडक्ट AB के साथ में 0। अब देखिए OC क्या है, एक डायगोनल है, और AB भी एक डायगोनल है। तो जब दोनों डायगोनल का मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो मेरे पास आया है आपका 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हैंस द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट each other at राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, राइट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन को आप, जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया है, इस क्वेश्चन को आप बार बार एक बार फिर से सुनना, समझना और करके देखना। थोड़ा सा लेंदी सा रहता है, ठीक है, तो इस वजह से जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी समझने में, लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई करोगे, प्लेबैक करके सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 34, सो दैट द पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों, ये ए बी सी दिया हुआ है, आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे ए ले लिया, बी ले लिया, सी, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, बी सी स्क्वायर के बराबर। दोनों साइड के स्क्वायर का सम जो होता है वो हाइपोटेनस के बराबर, हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये बेसिकली आपके जो दिए हुए हैं ये आपके पोजीशन वेक्टर हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूंगा 2i माइनस जे प्लस के। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको मैं लिखूंगा i माइनस 3j माइनस के 5k। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, इसको मैं लिखूंगा 3i माइनस के 4j माइनस के 4k। ये मैंने लिख लिया। अब मैं ए बी को निकालूंगा, ए बी वैक्टर को, तो ए बी हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा आपका i माइनस 3j माइनस 5k और माइनस करेंगे हम लोग 2i माइनस j प्लस के k। तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा आपके पास में माइनस के i माइनस के 2j, नहीं 2j नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस के जस्ट ए मिनट, ये है आपका माइनस के 2j ही आएगा और ये आ जाएगा माइनस के 6k। ऐसे ही आपका निकालेंगे हम लोग बी सी हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो ये आ जाएगा सी के पोजीशन वेक्टर हैं आपके 3i माइनस 4j माइनस के 4k एंड माइनस करेंगे बच्चों हम लोग बी के पोजीशन वेक्टर मतलब i माइनस 3j माइनस के 5k। ये आ जाएगा 3i माइनस i, तो ये आ जाएगा 2i, फिर बचेगा माइनस के j और इधर बचेगा आपका प्लस के k, तो 2i माइनस j प्लस के k, इतना हो गया। फिर हम करेंगे CA निकालेंगे, तो CA क्या बनेगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में A का पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस j प्लस के k माइनस A के पोजीशन वेक्टर लिख लिया, C का पोजीशन वेक्टर है आपका 3i माइनस 4j माइनस के 4k इज इक्वल टू 2i माइनस 3i इज इक्वल टू बचेगा माइनस के i प्लस के 3j प्लस के 5k, इतना हमारे पास में ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। ए बी जो हमारे पास में आया है, ए बी है बच्चों माइनस आई माइनस के 2j माइनस के 6k, जो बी सी आया है वो है आपका 2i माइनस j प्लस के और जो सी ए आया है ये है आपका माइनस के i
प्लस के 3j प्लस के 5k, ये आया है। ठीक है, अब मैं इनके मैग्नीट्यूड को और फाइंड आउट कर लेता हूँ। इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखिए ए बी का मैग्नीट्यूड मतलब इनका मॉडुलस आ जाएगा अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 + 4 + 36। तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा अंडर रूट में 41। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे बी सी का मॉडुलस। तो बी सी का मॉडुलस आएगा अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 4 + 1 + 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 आ जाएगा। देन हम लोग को फाइंड आउट करना है सी का मॉडुलस। तो सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 + 9 + 25। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका अंडर रूट 35। ठीक है, अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं सबका। ए बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 41, बी सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 6, सी ए के मॉडुलस का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 35। ठीक है, और हमको प्रूव क्या करना था कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैंने आपसे कहा था कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो है आपका बी सी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस सी ए के मॉडुलस का स्क्वायर वो किसके बराबर है, ए बी के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर है। देख लीजिए ये है आपका 6, ये है प्लस 35 और ये है आपका 41। तो 41 = 41। तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ, लास्ट में मैं लिखूँगा कि हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आर 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, then prove that vector A plus vector B plus vector C is equally inclined with the vector A, B and C. Equally inclined क्या क्या दिया हुआ, पहले इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे कि A, B एंड C ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर mutually perpendicular therefore अगर ये परपेंडिकुलर हैं मतलब इसका मतलब ये हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी 0 है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी भी 0 के बराबर है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। दूसरी बार और कह रहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस बराबर है और वेक्टर सी का मॉडुलस बराबर है। तीनों के इक्वल ही वो है मैग्नीट्यूड है, मतलब ये लेमडा के बराबर मैंने इनको मान लिया। फिर एक चीज़ क्या और पूछी है कि हमको ये प्रूव करना है कि जो ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है ये इक्वली इंक्लाइंड है ए बी और सी पर। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं। चलिए फिर से, ये हमको दिया हुआ है ये इतना, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इसका स्क्वायर जो है मैं उसको लिख सकता हूँ
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये इतना मैं इसको लिख सकता हूँ। अंदर डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी सॉरी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये भी 0 के बराबर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ये भी 0 के बराबर, 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 ये भी 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है बच्चों ये। अब जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, इसको मैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर 0 भी लिख सकता हूँ। इसको भी मैं वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। इसको मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, इधर मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इधर मैं लिख सकता हूँ प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर है उसको भी देख लेते हैं, ये लेमडा के बराबर है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका लेमडा का स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा आपका 3 लेमडा स्क्वायर के बराबर। अब फाइनली मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो आया है ना, ये स्क्वायर जो आया है स्क्वायर, ये आया है 3 लेमडा स्क्वायर के बराबर। दोनों तरफ जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो मुझे मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू √3 लेमडा। लेमडा स्क्वायर नहीं आएगा, केवल लेमडा बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये आपका इक्वल एंगल बनाता है, ठीक है। किस किस के साथ में? वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ में इक्वल एंगल बनाता है। तो अगर वेक्टर ए के साथ एंगल बनाएगा तो मैंने उसको मान लिया θ1, बी के साथ θ2 और सी के साथ मैंने θ3 मान लिया। तो जब मैं ए के साथ एंगल बनाऊंगा, ये जब इसका ए के साथ एंगल बनेगा तो देखिए क्या बनेगा। यहां पे मैं लिखूंगा लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मेक θ1 एंगल विद ए। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, यस ऐसे ही बनेगा कुछ, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू कॉस θ1 बनेगा। तो कॉस θ1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए आप वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ मैं इसमें सबके साथ। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए, ये हो जाएगा लेमडा के बराबर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है मॉड ऑफ ए लेमडा के बराबर है। और ये हो जाएगा बच्चों आपका √3
इंटू लेमडा के बराबर। ऊपर देखिए ये आपका आ जाएगा 1, ए डॉट बी ए डॉट सी ये आपका दोनों क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 1 के बराबर, नहीं ए डॉट बी ये तो 0 के बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ए डॉट बी 0 के बराबर दिया है, सी डॉट ए या ए डॉट सी भी आपका 0 के बराबर है। इसको थोड़ा सा कर लीजिए आप लोग, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों आपका मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस 0 डिवाइड बाई हो जाएगा √3 लेमडा स्क्वायर। अब मोड ऑफ ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पे देखिए मोड ऑफ ए है आपका लेमडा के बराबर, तो मोड ऑफ लेमडा स्क्वायर ये आ जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर के बराबर, तो हो जाएगा √3 लेमडा स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। ठीक है, तो θ1 जो आएगा cos θ1 ये आ गया 1/√3। यहाँ से अगर मैं θ1 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो ये एंगल आया है जब a और इसके साथ में a प्लस बी प्लस सी के साथ में वेक्टर a ने जब एंगल बनाया तो हमारे पास में आया cos इनवर्स 1/√3। ऐसे ही जब मैं b के साथ बनाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो ये आ जाएगा मोड ऑफ वेक्टर b मोड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c cos θ2 मैंने मान लिया कि 2 एंगल बना रहा है, तो यहाँ से cos θ2 किसके बराबर आ जाएगा, cos θ2 आ जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c डिवाइड बाई मोड ऑफ वेक्टर b मोड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। ये आ जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c डिवाइडेड बाई मोड ऑफ वेक्टर b मोड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। सब की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ये आपका 0, फिर ये आ जाएगा आपका मोड ऑफ b का स्क्वायर और ये भी 0 आ जाएगा डिवाइड बाई मोड ऑफ b ये है आपका लेमडा के बराबर और ये जो है आपका √3 लेमडा के बराबर। मोड ऑफ b आपका है लेमडा के बराबर और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा √3 लेमडा स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। तो cos θ2 इज इक्वल टू 1/√3, तो θ2 आ जाएगा बच्चों cos इनवर्स 1/√3, तो θ2 भी उतना ही आया है। एंड सिमिलरली जो आपका θ3 आएगा वो भी बच्चों आपका cos इनवर्स 1/√3 ही आएगा। तो मैं लास्ट में लिख सकता हूं कि हेंस वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वली inclined with वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इफ वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c आर 3 वेक्टर सच दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0। मोड ऑफ a की वैल्यू है, मोड ऑफ b की वैल्यू है, मोड ऑफ c की वैल्यू है। एंगल पूछ रहा है बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है, बहुत इजी है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोग ने किया था, उसी से मिलता जुलता हुआ है। तो a और b के बीच का एंगल पूछा है तो मैं उसको मान लेता हूं कि थीटा है, तो मैं लिख लेता हूं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। मैंने ये मान लिया। हमको एक चीज दी हुई है, क्या ये गिवन है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c ये 0 के बराबर दिया हुआ है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर c। मैंने c को इधर ट्रांसफर कर लिया,
ठीक है। फिर मैं दोनों तरफ मोड ले लेता हूँ, तो मोड लूँगा तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड, और इधर हो जाएगा माइनस वेक्टर सी का मोड। ठीक है। मैं दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर। इतना लिख लिया। अब देखिए इसका स्क्वायर मैंने अगर लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वेक्टर सी डॉट माइनस वेक्टर सी। इतना मैं लिख सकता हूँ। अब ए का डॉट करूँगा मैं पहले इसके साथ में, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ इसको वेक्टर सी का होल स्क्वायर। सब की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। एक चीज़ और है हमारे पास में, क्या गिवन है, गिवन दैट mod of A is equal to 3, mod of B is equal to 5, mod of C is equal to 7। तो इसमें वैल्यू को रख देते हैं। तो A का A की जगह रखेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर B का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, C का स्क्वायर हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस के 25 इज इक्वल टू 49। इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस इसको और इसको जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा बच्चों 34 इज इक्वल टू 49। ये आ जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 49 माइनस के 34, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 39 माइनस के 49 माइनस 34 इज इक्वल टू आ जाएगा 15। और एक थोड़ी सी गलती कहीं हो गई क्या, एक गलती हो गई है जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ पे जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैंने लिखा था, हाँ अभी चल ठीक है, कुछ नहीं, अभी यहाँ के लिए इतना ही रखते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को मैं लिख सकता हूँ बच्चों मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा 2, मॉड ऑफ ए की वैल्यू है बच्चों 3, मॉड ऑफ बी की वैल्यू है आपकी 5, और इंटू में है कॉस थीटा इज इक्वल टू 15। ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 15 कॉस थीटा इज इक्वल टू 15। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। और इसको मैं लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री के बराबर आएगा बच्चों ये। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ये तो ये इसका राइट आंसर है।